कि एक से एक अपने विषय को बहुत ही विद्वतापूर्ण शैली में हम सबके समक्ष प्रस्तुत कर हमारा ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, विद्वानों की सभा में वैसे आवश्यक नहीं है, लेकिन थोड़ी सी समीक्षा के रूप में बस संक्षेप में अपनी बात को रखना चाहूंगा। सुरेंद्र जी कुमार जी की जो विशुद्ध इस मनुस्मृति है, उसकी प्रस्तावना में वह शायद लिख रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने आर्य समाज के द्वारा जो मनुस्मृति की व्याख्या की गई है, उसको कहीं ना कहीं उचित माना है। मैंने भी उसको पढ़ा है और उन्होंने महर्षि दयानंद जी के चिंतन से इस विषय में सहमति व्यक्त की है। मुसलमान समाज के बारे में उनके जो विचार हैं, थॉट्स ऑन पाकिस्तान नामक पुस्तक में मिलते हैं, जो आज जय भीम और जय मीम का नारा देकर के मनुस्मृति का विरोध कर रहे हैं और उनकी तरफ भागने का प्रयास कर रहे हैं। उस पर उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में उसमें चिंतन प्रस्तुत किया है। जितने वो मुसलमान के विरोधी थे, नेहरू उतने ही उनके समर्थक थे और कदाचित यही वह बिंदु था जिस पर दोनों नेताओं की बनती नहीं थी। नेहरू अंबेडकर जी के धुर विरोधी थे, केवल इसलिए कि वो इस बिंदु पर दोनों के विचार मेल नहीं खाते थे। मैं निवेदन ये भी करना चाहूंगा यहाँ पर कि जब देश 1947 में बटा, तो अंबेडकर जी ने ये कहा था, देश के बंटवारे के 15 वर्ष पश्चात उन्होंने एक लेख लिखा था और उस लेख में ये स्पष्ट किया था कि देश जिस अभिशाप से ग्रस्त चल रहा था, वो अभिशाप अब इससे छूट गया लगता है। यानी उनका इशारा सीधा मुसलमानों की ओर था। और जब देश बट रहा था, तब उन्होंने साफ ये कहा था कि ये चले जाएं तो हमारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। कारण क्यों कह रहे थे वो ऐसा? कि आजादी से पहले यही मुस्लिम लीग वाले, यही मुसलमान लोग हमारे हरिजन भाइयों के लिए ये प्रस्ताव रख रहे थे कि ये 8 करोड़ हैं, इनको आधा आधा बांट लो, मिलकर हजम कर जाएंगे, खा जाएंगे। अंबेडकर इस विचार को लेकर के बहुत खिन्न रहते थे मुसलमान से, और वे कहीं ना कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मनुस्मृति की उन बातों को स्वीकार भी करते थे। जो उनके लिए यह कहा जाता है कि उन्होंने मनुस्मृति को जलाया था, तो यदि उस पर भी चिंतन करें तो जलाने वाले भी एक पंडित जी थे। उसके मुख्य अतिथि उस कार्यक्रम के डॉक्टर अंबेडकर बनाए गए थे। उन्होंने नहीं जलाया था, जलाने की व्यवस्था उन लोगों ने की थी। और उन्होंने इसलिए की थी कि इसमें मिलावट इतनी अधिक हो चुकी है कि ये हमारी वो मनुस्मृति नहीं रही जो सारे संसार को व्यवस्था दिया करती थी। यदि इस पर और थोड़ा सा चिंतन करें तो देखिए, मैं उसमें पढ़ रहा था, मैंने एक पुस्तक भी इस पर लिखी है, 2 पुस्तकें मैंने इस पर जातिवाद की व्यवस्था को लेकर के भी लिखा है। मनु महाराज स्पष्ट लिखते हैं कि न्यायिक बुद्धि जब तक किसी का संसर्ग, संपर्क, सहयोग, सानिध्य नहीं प्राप्त कर लेती है, वो सानिध्य शब्द का प्रयोग करते हैं, तब तक न्यायिक बुद्धि का विकास नहीं होता। और ये लाखों वर्ष पहले कभी, जो अभी आचार्य श्री भी कह रहे थे, दोनों ही विद्वान हमारे कह रहे थे वक्ता, कि ये कब से आरंभ हुई हमें कोई समय की इसकी पता नहीं है, लेकिन जब से भी प्रारंभ हुई तब से ये व्यवस्था चली आ रही है कि कानून के ज्ञाता यानी अधिवक्ता लोग हमेशा शागिर्दी से, ये जो सानिध्य शब्द है, इसी से शागिर्दी शब्द प्रचलित हो गया उर्दू में आकर। नहीं तो ये देखें तो ये हमेशा बौद्धिक जो शक्ति है, तार्किक शक्ति जो है, ये सानिध्य से, संपर्क से, संबद्ध से, दूसरे के साथ बैठने से, विचार विमर्श करने से बढ़ती है। तो कहने का मतलब इसी तरीके से राजनीति के क्षेत्र में जो हमारी आज न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका मिलते हैं, इसको भी इन्होंने ही सबसे पहले सिद्धांत दिया था। कार्य पृथक्करण का, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी इन्हीं का दिया हुआ है। तो कहने का अभिप्राय है कि इस पर जो हमारे संयोजक महोदय ने भी कहा है कि चर्चा और लंबी होनी चाहिए, अलग अलग विषयों को लेकर के होनी चाहिए। राजनीति के क्षेत्र में मनु कितने सार्थक हो सकते हैं,
सामाजिक क्षेत्र में कितने सार्थक हो सकते हैं, धार्मिक क्षेत्र में कितने सार्थक हो सकते हैं, कितने आज के लिए उपयोगी हो सकते हैं, प्रासंगिक हो सकते हैं। इन विषयों को लेकर हम अलग-अलग चर्चाएँ करेंगे, अलग-अलग विद्वानों को बुलाएँगे। आज के विद्वानों का मैं हृदय से आभार, अभिनंदन एक बार फिर करता हूँ, समिति की ओर से। भारत को समझो अभियान समिति जो हमारी काम कर रही है और वो इसी उद्देश्य को लेकर काम कर रही है। भारत को समझने का अभिप्राय ही ये है कि मनु क्या है, मनुस्मृति क्या है, मनुवाद क्या है। तो हमारे विद्वानों ने आज हमारा उसी दृष्टिकोण से, उसी ऊँचाई के साथ मार्गदर्शन किया। पुनः एक बार धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। और हमारे भारत समझो अभियान के संरक्षक कैप्टन सुभाष चंद्र जी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। और मैं बता दूं आचार्य सुधांशु जी का इन सारे प्रश्नों को जो आप मनुस्मृति से जुड़े हुए हो, चाहे भगवान वो राम के ऊपर जो शंभु वध का वो आरोप लगाया जाता है, भगवान माता सीता हाँ जी। को वन में छोड़ने के तमाम जितने भी ऐसे प्रसंग हैं, उन सबका एक बहुत अच्छा अध्ययन आचार्य सुधांशु जी का है। और हम उनका सानिध्य हमें मिलता रहता है। और आगे लगातार हमने, जैसा कि मैंने बताया कि 8 तारीख को हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो 7 तक उनका लगातार कार्यक्रम रहेगा। फिर 9 तारीख को भी हम उनको सुनेंगे। और इस मनुस्मृति वाले विषय को हमारे डॉक्टर रामचंद्र जी, हमारे डॉक्टर राकेश कुमार जी और तमाम हमारे व्यासनंदन शास्त्री जी, सब लोगों से बराबर हम अनवरत रूप से समीक्षा इस पर कराते रहेंगे। क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसपे आज जब हमने इसको भेजा अपने लोगों को, तो काफी लोगों ने हमें अनर्गल कमेंट उन्होंने लोगों ने किए। हमने कहा लेकिन अपन तो चूंकि आर्य समाजी से आदि हो गए हैं कि तो हमारे ऊपर डालते रहो, अब देखते रहेंगे और आगे झाड़ते हुए फेंकते रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं पड़ती है। हम तो आदत में आ गई है उन लोगों की सुनने की। आइए कैप्टन सुभाष चंद्रा जी, भारत समझो अभियान के संरक्षक। धन्यवाद लखन जी और सभा में उपस्थित सभी सदस्यगण। मैं तो यही कहूंगा कि एक बड़ा दोहा है कबीर का कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। तो हम लोग इन सब चर्चाओं से जो बहुत हमारे जीवन के लिए मूल्यवान है चीजें, उनको अपने पास रखें। और जो कुछ ऐसा है जो थोथा है, जिसको छोड़ा जा सकता है, उसको हम हटा दें। तो आज दोनों ही वक्ताओं का बहुत बढ़िया वक्तव्य रहा और स्पेशली डॉक्टर राकेश जी ने बहुत अच्छा कंक्लूजन भी पूरी मेहनत का किया है कि जितने भी वक्ताओं का जो वक्तव्य आया और जो उनका अपना अनुभव है, तो बधाई, बहुत बहुत बधाई। और स्पेशली लखन जी जो कोऑर्डिनेशन में लगे रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आभार सभी। कैप्टन सुभाष चंद्रा जी जो मेरठ से हैं, हमारे संगठन सचिव हैं भारत समझो अभियान के। और आइए बड़े भैया, हमारे पूर्व विधायक जी आमंत्रित है, आइए बड़े भैया। सभी विद्वत जनों को मेरा सादर अभिवादन। आचार्य सुधांशु जी महाराज, डॉक्टर रामचंद्र जी, प्रिय राकेश भाई और मेरठ से भाई सुभाष जी, सभी साथियों ने बहुत ही अच्छी तरीके से विषय को गहराइयों को, उसकी उच्चता को, उसके शिखर को प्राप्त करने का प्रयास किया है। और भाई लखनलाल जी धन्यवाद के पात्र हैं। आज बहुत ही, आप तो वैसे तो हमेशा ही बहुत अच्छे अच्छे विषय लेते हो, लेकिन आज का विषय तो इतना अच्छा लिया है आपने कि मैं आपकी जितनी प्रशंसा करूं उतना थोड़ा है। इसका कारण बताऊंगा। आज मेरे मन का सा विषय भी है कि हम गुजरात इसमें राजस्थान में गए थे, भाई राकेश जी के प्रतिनिधिमंडल पूरा उगता भारत समाचार पत्र का साथ में था और बाबूजी वहां पर उस समय गवर्नर थे। उन्होंने विशेष रूप से हमको उगता भारत समाचार पत्र के लोगों को बुलाया था और बुला करके ये कहा था इनकी पुस्तक का विमोचन करने के बाद, ये भूल गए, समय नहीं है वैसे, मैं ज्यादा समय भी मैं भी नहीं लूंगा, नहीं भूल कोई गए बात होंगे नहीं, भाई जो, बता दीजिए 5 मिनट तो है आपके पास। बस वो उन्होंने ये कहा था, विशेष रूप से इनसे आग्रह किया था कि मनुस्मृति को लोग क्यों इतना दोषारोपित करते हैं, इस पर आर्य जी अपनी लेखनी को आप जो है चलाइए। और देखिए फिर उन्होंने ये पुस्तक लिखी
मनुस्मृति के ऊपर और पुस्तक लिख करके फिर बाबूजी से जा करके राजभवन में ही फिर उसका जो है इन्होंने वो कराया। तो उसी सब्जेक्ट को लेकर के आज यहाँ मैं अपने चैम्बर में जब बैठा होता हूं तो मेरे यहाँ एक बेटी एक ऐसे समाज से है जिसको मैं शूद्र नहीं कह सकता, लेकिन समाज उसको शूद्र कहता है, और मैं उसके हाथ से पानी पीता हूं भाई लखनलाल जी। और मैं उससे ये भी कह रहा था कि मैं आपके घर चलूंगा और आपके घर खाना खा के आऊंगा। मेरी जूनियर्स और भी हैं, बेटियां बेटे भी हैं जूनियर्स जो हैं, लेकिन पानी अगर मुझे पीना होगा तो मैं चीनू सागर के हाथ से पानी पीता हूँ। वो उसको मैं इतना वो देता हूँ कि इसके हृदय में, इसके दिल दिमाग में कहीं भी कोई हीन भावना नहीं आनी चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद ने जो लिखा है कि भोजन शूद्र के हाथ का पका हुआ होना चाहिए, उसको खाना चाहिए। इसी प्रकार की जो है मनुस्मृति में भी वही व्यवस्था है। तो मैं इन सब बातों को प्रैक्टिकल में ज्यादा देखना चाहता हूँ कि अपने जीवन में यदि इनको उतार लिया जाए, आचरण में, व्यवहार में इनको लाया जाए, तो वह ज्यादा प्रभावी होती है जीवन में। जहां तक मैं इसके बारे में थोड़ा सा कहूं कि भाई इसमें क्या मनुस्मृति में जो न्याय की व्यवस्था दी हुई है, आचार्य सुधांशु जी महाराज और डॉक्टर रामचंद्र जी जो इस विषय पर बात कर रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी बातों को छुआ है, बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रस्तुत किया है। न्याय के विषय में जो इसका 8वां अध्याय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसमें जिस प्रकार से वहां पर दिया गया तो 18 प्रकार के वहां वो बताए किस प्रकार के व्यवहारवाद होने चाहिए, उसमें किस प्रकार के साक्षी होंगे और उन साक्ष्यों का निश्चय किस प्रकार से किया जाएगा, और उसमें मुकदमों के दौरान भी धर्म की रक्षा किस प्रकार से होगी, स्वाभाविक साक्षी किस प्रकार के होंगे, उनका साक्ष्य लेने की विधि क्या होगी, साक्षी जो है वो बिल्कुल आत्मा की जो आवाज है उसके विरुद्ध न जाने वाले हों। बहुत सारी बातों को मनु महाराज ने मनुस्मृति के अंदर दिया है। ये बड़ा विस्तृत विषय है, इस पर जो है बहुत अच्छी चर्चा आप लोगों ने चलाई है। इसको मैं आपकी जो है अपने मन से बहुत ही प्रशंसा करता हूँ, सभी साथियों के लिए और सभी श्रोताओं के लिए भी, सभी विद्वत जनों के लिए पुनः अपनी नमस्ते करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद आपका। जगदीश पारासर जी। भाई कार्यक्रम के संयोजक जो है लखनलाल जी प्रेरणा स्रोत है जिसके जो है इनके, और आर्मनी सानिध्य आर्मनी वानप्रस्थी जी आज जो है अपने आचार्य सुधांशु जी ने मनु को जाने विषय पर बहुत ही बढ़िया उद्बोधन दिया। उसकी समीक्षा हमारे विद्वान जो है रामचंद्र जी ने की, उनको काफी विस्तृत मामले में उन्होंने अपने मनुस्मृति के बारे में तो सत्यार्थ प्रकाश का उदाहरण देकर उनको समझाया। डॉक्टर राकेश कुमार जी आर ने जो है अपने जो प्रसिद्ध इतिहास लेखक और अपने राष्ट्रीय संरक्षक है कार्यक्रम से, उन्होंने भी उसको बहुत बढ़िया उद्बोधन दिया। देवेंद्र सिंह जी आर जो आपके बड़े भाई नहीं, सभी के बड़े भाई, उनको आपके जगत बड़े भाई कहा जाएगा जो है, पूर्व विधायक देवेंद्र कुमार जी आर ने भी जो है अपने बढ़िया सरल शब्दों में अपने बढ़िया उद्बोधन दिया है। आपके इस कार्यक्रम के लिए बढ़िया जो है अपने सबका जो है अपने अच्छे विचार, इसके अच्छे विषय के लिए सुनने के लिए आप सबका जो है बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। चलिए वेद प्रकाश शर्मा जी, कल का जो विषय है वो है मनु का धर्म जी। महाराज जी से हमारी बात हो गई है अभी हाल, और कल का विषय है मनु का धर्म। तो सुधांशु महाराज हैं, सुधांशु जी जी मनु का धर्म कल का विषय रहेगा। वेद प्रकाश शर्मा जी रान वशिष्ठ को बुला लीजिए। मनुस्मृति के ऊपर बहुत ही अच्छा सब लोगों का प्रवचन रहा। कल मनु का धर्म लगातार अलग अलग जो उनके विषय है वो चलते रहेंगे, सब लोग चर्चा करेंगे। कल भी जो है हम अपने डॉक्टर रामचंद्र जी को सुनेंगे।
शांति ओजिदा शांति बनाया शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेवा शांत शांति रेदि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सुबह सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु पर विजयानंद की जय। योगेश्वर महल श्री दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। दिलेख राम की जय। भारत माता की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो आर्य समाज संभल रहे वेद की ज्योति जलती रहे ओम का झंडा ऊंचा रहे आर्यों के महाकुंभ की जय। कल हमारे डॉक्टर रामचंद्र के चिरंजीव जयकारा लगवाए कल। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। हाँ भाई साहब, बहुत अच्छा लगा आपका डॉक्टर रामचंद्र जी। आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने प्रस्तुति की है और आपकी भाषा में विद्वता परिलक्षित हो रही थी। बहुत ही सुंदर लग रहा था आपके द्वारा, आपके श्रीमुख से सुनते समय। बहुत अच्छी व्याख्या की आपने, बहुत अच्छा। वास्तव में धन्यवाद। नरूला साहब को नमस्कार। को भाई साहब, बड़े भाई साहब नमस्कार। बहुत अच्छा। नमस्कार साहब, नमस्कार साहब, नमस्कार। चारों विद्वानों ने आपने बहुत ही अच्छा स्पष्टीकरण दिया, बहुत ही अच्छा लगा। नहीं भाई साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर वेद प्रकाश जी कहाँ है? नमस्कार भाई साहब। नमस्ते सर, नमस्ते। बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम, कोट सा प्रणाम। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। आपका हमारी स्वास्थ्य प्रेम अच्छा तरसेला है? जी आ गए, संरक्षक महोदय जी। अच्छा, ठीक है भाई साहब। और हमारे जो पंडित चंद्रशेखर शर्मा जी हैं, उनके पिताजी और उनका पोता, चार पीढ़ी एक साथ सुन रही है कार्यक्रम को। ये आप लोग ध्यान रखें इस बात का। अच्छा, मेरी भी धन्यवाद साहब, धन्यवाद। चंद्रशेखर साहब, मेरी पिताजी से भी नमस्ते कह देना जरा। भाई साहब नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी, सबको सादर प्रणाम। नमस्ते सभी को। कल पुनः आशीर्वाद हम सभी को मिलेगा, उनका स्नेह प्रेम सुनने का मौका मिलेगा। और हम चाहते हैं मनुस्मृति का विषय इसी प्रकार से चलता रहे ताकि जनमानस में एक संदेश हम दे सकें। बहुत अच्छा है। नमस्ते करोगे? हाँ भाई, शर्मा जी के नाती पोतो, आप भी आ जाओ। ये खेल रहे हैं। डंडा लेके आ गया ये तो। बहुत अच्छे। अपने दादा की तरह हमेशा डंडा लिए रहता है। उसके दादा भी डंडा लिए घूमते हैं। अब देखो, आपके आशीर्वाद से ये भी आर्य संस्कृति में जो है। नहीं, वो तो खैर आप लगे हैं तो बराबर में वो आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आएगा आशीर्वाद उन बच्चों को सभी को। चलिए, अच्छा, शुभ रात्रि। डॉक्टर रामचंद्र जी सादर नमस्ते। नमस्ते। कैप्टन सुभाष चंद्र जी सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। आचार्य सुधांशु जी महाराज जी की जय हो। जय हो। नमस्ते जी।